आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात करते हैं, जो एमए प्रवेश के प्रथम पेपर के रूप में चलता है। और वर्तमान जो हिंदी साहित्य हमारे है उसका प्रारंभ प्राकृत भाषा का जो अंतिम रूप था अवहट, उस अवहट से 11वीं-12वीं शताब्दी में हिंदी का विकास होता है। हिंदी की प्रारंभिक कवि के रूप में हम अमीर खुसरो को देखते हैं, विद्यापति को देखते हैं और कई रासो कवियों को देखते हैं। इन आदिकालीन जो हिंदी थी वह अवहट भाषा से मिश्रित होकर के अमीर खुसरो और विद्यापति की उन रचनाओं में देखने को मिलता है। जो विद्यापति के जो पदावली है, पदावली के अलावा भी और चौखे चौपदे और अन्य तरह की रचनाएं हैं, उनमें इस तरह की प्रारंभिक हिंदी हमको देखने को मिलती है। अमीर खुसरो की जो पहेलियां हैं उसमें हमको देखने को मिलती है। और जो रासो काव्य हैं, उस रासो काव्य में हमको हिंदी का बदलता हुआ रूप दिखता है, जिसमें मुख्य रूप से डिंगल और पिंगल भाषा का विकास देखने को मिलता है। डिंगल और पिंगल लगता तो ऐसा है जैसे राजस्थान की पुरानी भाषा हो, और लेकिन वहाँ से खड़ी बोली का भी पता चलता है। जो आधुनिक खड़ी बोली है वो भी उस काल में प्रचलित थी। डिंगल और पिंगल भाषा का प्रचलन उस समय बहुतायत था, क्योंकि जो प्रेम ग्रंथ लिखे जाते थे रासों में, क्योंकि उस समय मुख्य रूप से रासो काव्य थे, तो प्रेम ग्रंथ लिखे जाते थे, उसमें पिंगल भाषा का प्रयोग होता था, जिसमें मधुर और कोमलकांत शब्दों का प्रयोग होता था। और डिंगल भाषा थी जो युद्ध का वर्णन होता था, वीर रसों का वर्णन होता था। वहाँ पर डिंगल भाषा, चूँकि वह कठोर वर्ण और संयुक्त वर्णों से युक्त भाषा थी, इसलिए वह डिंगल भाषा के रूप में युद्ध के उस रूप को दिखाने के लिए, उनके उस पौरुष को दिखाने के लिए वो भाषा उपयुक्त थी। तो इस तरह से हम प्राचीन काल में हिंदी के प्रारंभ में डिंगल और पिंगल का प्रयोग देखते हैं, जो बीसल देव रासो, हम्मीर रासो और पृथ्वीराज रासो आदि काव्य में हमको देखने को मिलता है। इस प्राचीन काव्य में भाषा का जो विकास हुआ है वह धीरे धीरे आगे चल करके मध्यकाल में जाकर के, मध्यकाल चूँकि भक्तिकाल और रीतिकाल के रूप में विभाजित है, तो भक्तिकाल में हम देखते हैं कि उस काल में जो क्षेत्रीय बोलियां थी, अवध की जो अवधी बोली थी, उसमें श्रेष्ठ साहित्यकार तुलसी हुए। तुलसी ने रामचरितमानस जैसा उत्कृष्ट साहित्य रचा, और तुलसी के बल पर वही अवधी बोली, अवधी भाषा बन गई, और यहाँ तक कि वह हिंदी का प्रतीक बन गई, और संपूर्ण हिंदी का रूप अवधी के रूप में हम देखते हैं। और बाद में चल करके जब फिर कबीर जो आए हैं, कबीर ने जब अनेक क्षेत्रों का भ्रमण करने के बाद अनेक भाषाओं के शब्दों को अपनी भाषा में लिया, तब उनकी भाषा अनमेल जरूर कहा, लेकिन वह जन भाषा के रूप में प्रचलित हुई। बाद में कुछ कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा को लेकर के साहित्य रचा, जैसे बिहारी और सूरदास आदि कवि हुए। इन कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा को लिया, ब्रज भाषा के मिठास को, चूँकि श्रृंगार वर्णन के कवि होने की वजह से उन्होंने ब्रज भाषा को लिया। ब्रज भाषा की मिठास को लेकर को जो लिखा, तो ब्रज चूँकि एक ब्रज प्रदेश की बोली मात्र थी, उसमें उत्कृष्ट साहित्य रचा गया, तो वह हिंदी का प्रतीक बन गई, और ब्रज भाषा एक हिंदी का रूप के रूप में पूरे भारत में प्रचलित हुई, साहित्य संसार में प्रचलित हुई। धीरे धीरे बाद के काल में, रीतिकाल के बाद आधुनिक काल आया। उस समय दिल्ली चूँकि राजधानी थी, इस वजह से उसके आसपास की बोली, मेरठ, दिल्ली के आसपास की जो खड़ी बोली थी, उसमें क्योंकि जब पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग अपने लेखनी चलाने लगे, तब उन्होंने खड़ी बोली को आधार मान करके उस खड़ी बोली में साहित्य लिखा, तो वह खड़ी बोली हिंदी का प्रतीक बन गई, और आज जो खड़ी बोली है उसी का मानक रूप हिंदी में प्रचलित है। आधुनिक काल में आते आते इस खड़ी बोली का ऐसा मानक रूप स्थापित हुआ और हिंदी का प्रतीक बन गई, और बाद में चल करके छायावाद, प्रयोगवाद और नई कविता में जाकर यही हिंदी
आज प्रमुख रूप से चल रही है। इस तरह से हिंदी का विकास प्रारंभ काल से लेकर के आधुनिक काल तक आते आते इसका रूप निखरता गया और आज मानक हिंदी आज भारत ही नहीं विश्व के लिए भी एक अनुकरणीय भाषा बन चुकी है। धन्यवाद।